नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, नील बोर की परमाणु संकल्पना के अनुसार गति करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। ये कथन यहाँ पर नील्स बोर की परमाणु संकल्पना के अनुसार सही है। इलेक्ट्रॉन की गति का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है, ये नील्स बोर के अनुसार सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन nवें उपकोष में गति करता है, ये नील्स बोर के अनुसार सही नहीं है। नील्स बोर की परमाणु संकल्पना के अनुसार गति करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण ऐसा दिखाई देता है। अगले प्रश्न की बात करें कि जल, कांच, हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल जल के अंदर होती है, उसके बाद कांच में और सबसे कम हीरे में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव्य में और फिर सबसे कम ठोस में होती है। ठोस में बात करें तो कांच में और फिर हीरे में उससे भी कम हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करें कि समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र हमने पढ़ा है, 360/θ-1 पढ़ा है। तो 360 बट्टे यहाँ पर 90 एक करेक्ट आंसर होगा। तो 360 में अगर हम 90 का भाग लगा के -1 करेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 4 - 1 बराबर 3 आ जाएगा। कितने प्रतिबिंब? 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें कि समुद्र का जल नीला होने का कारण क्या है? समुद्र का जल नीला होने का कारण क्या है? तो समुद्र का जल नीला होने का कारण है जल के अणुओं द्वारा नीले रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों का अवशोषण। जल के अणुओं द्वारा नीले रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों का अवशोषण कर लिया जाता है, जिसके कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। अगले प्रश्न की बात करें कि हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो हाइपरमेट्रोपिया इंग्लिश शब्द है, इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, और जरा दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया कहते हैं। ये दोनों नाम एक ही है। अगले प्रश्न की बात करें कि चमगादड़ कितने आवृत्ति तक की प्राश्रव्य तरंगों को सुन सकता है? तो कितनी? 1,00,000 आवृत्ति तक की जो प्राश्रव्य तरंगे हैं उनको चमगादड़ सुन सकता है। कितनी आवृत्ति की? 1,00,000 आवृत्ति तक की प्राश्रव्य तरंगों को चमगादड़ के द्वारा सुना जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, देखिए दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन सी विशेषता सहसंयोजक यौगिक की नहीं है? कौन सी विशेषता सहसंयोजक यौगिक की नहीं है? देखिए सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। बिल्कुल सही है कि सहसंयोजक यौगिक होते हैं, उनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। ये ठोस वाष्पशील होते हैं, बिल्कुल सही है। और ये प्राय जल तथा ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जल और ध्रुवीय विलायकों में क्या रहते हैं? अविलेय रहते हैं, ये भी सही है। ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं या सुचालक होते हैं, तो ये गलत बात है। ठोस अवस्था में सहसंयोजक यौगिक विद्युत के
सुचालक नहीं होते, कुचालक होते हैं। ऑप्शन द है वो यहाँ पर सहसंयोजक यौगिक के संबंध में सही नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि सरल आवर्त गति में गतिशील कण का त्वरण मध्य स्थिति पर होता है। सरल आवर्त गति है, उसमें गतिशील कण का सरल आवर्त गति में गतिशील कण का जो त्वरण है वो मध्य स्थिति में कैसा होगा? न्यूनतम होगा, अर्थात शून्य होगा। अगले प्रश्न की बात करें कि समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? तो प्रोफेज अवस्था है। समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? तो प्रोफेज अवस्था है। अगले प्रश्न की बात करें कि समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में तर्कु रेशों का निर्माण होता है? तर्कु रेशों का निर्माण मेटाफेज अवस्था में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? ट्रिप्सिन उत्प्रेरक क्या काम करता है, या ट्रिप्सिन एंजाइम क्या काम करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन उत्प्रेरक क्या काम करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि आर्कियोपटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो आर्कियोपटेरिक्स है वो सरीसृप और पक्षी के बीच की योजक कड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? अर्थात जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ती है, तो पहला ही ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है 2Mg + O2 2MgO। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, N2 + 3H2 2NH3 N2 + 3H2 2NH3 का निर्माण होता है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी ये इस दिशा में भी संपन्न हो सकती है, इस दिशा में भी संपन्न हो सकती है। ऐसी अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। फिर देखिए 2KClO3 टूटता है 2KCl + 3O2 में, तो ये कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन का मतलब यहाँ से ऑक्सीजन का निकलना, जहाँ से ऑक्सीजन निकलती है वे अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो 2KClO3 से ऑक्सीजन निकल रहा है, 2KCl का निर्माण हो रहा है, तो कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। अगला देखिए CaCO3 का अपघटन हो रहा है, CaO + CO2 बन रहा है, अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सहसंयोजक यौगिकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान यहाँ पर करनी है। तो देखिए इनके यौगिक समावेता प्रदर्शित करते हैं। सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो समावेता प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल राइट बात है। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी राइट है। ये अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, ये भी सही है। अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, बिल्कुल उच्च नहीं होते। इनके गलनांक क्वथनांक है वो निम्न होते हैं। ऑप्शन द यहाँ पर गलत हो जाएगा कि सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि फैलिंग विलयन है, तो फैलिंग विलयन है वो CaSO4 + NaOH का मिश्रण होता है। कैल्शियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को क्या कहते हैं?